थोड़ा मैं हारूंगा, थोड़ा मैं टूटूंगा, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स में बात करेंगे। ये बिल्कुल लेक्चर फर्स्ट है और बहुत बात हम आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, और इतना बेसिक कि जिनको मैथ नहीं आता है उनको भी आ जाएगा, यकीन मानिए। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसका, पॉलिनोमियल की। तो देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोगों को सीखना क्या क्या है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा बहुपद। ये हिंदी वर्ड में हम लोग यूज करते हैं, बहुपद। अब देखिए, जो आप क्लास 6 में पढ़ा करते थे ना, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते थे? क्लास 6 में आने के बाद हम लोग दो काम करते थे हमारे लाइफ में। एक, क्लास 6 का तो टैग एंट्री होता था, दूसरा एक एंट्री और मैथमेटिक्स में हो जाता था, वो है चर। और इंग्लिश वर्ड में हम लोग बोलते थे इसको वेरिएबल। ठीक है। और अचर, अचर कहने का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट। ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा लिख कर ही पढ़ाएंगे। अब देखिए, हम लोग चर किसको बोलते थे? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये हम लोगों का क्या होता था, चर होता था। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसका मान फिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर। और जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसको क्या, सॉरी, जिसका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग चर। और जिसका मान फिक्स होता है, यानी 1 2 3 4 5, अगर गिनती वगैरह हम लोग जो बोल दिए वही हमारा क्या होगा, अचर हो जाएगा। जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है वो सब अचर है, यानी कांस्टेंट। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। बस एक चर अचर की बात कर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और चीज की बात कर ले। इतना बात क्लियर है ना, चर अचर किसको बोलते हैं, बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं। एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणनांक की। और गुणनांक कहने का मतलब होता है कॉफिशिएंट। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में हम लोग कॉफिशिएंट ही बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या होगा, कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट बड़ा सिंपल सा, देखिए जैसे यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, 2 बताओगे। हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी। अगर सपोज करिए यहाँ पे 3xy लिखा है, तो यहाँ पे पहले 3x की बात कर ले, xy पे बाद में आएंगे। ये 4x लिखा है, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये x है, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, ये कॉफिशिएंट आपका होगा 4। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात कर ले 5x² y है, इस तरीके से लिख दिए। तो इसमें पहले 2 3 क्वेश्चन जो अब तक आप समझ चुके। हम बोलेंगे इसमें चर राशि कौन सा है, आप बोलोगे यक्स, यानी वेरिएबल। कांस्टेंट यानी अचर राशि कौन सा है, तो बताओगे। फिर यहाँ देखिए, हम बोलेंगे इसमें चर कौन सा है, तो एक्स और वाई क्या है, चर यानी वेरिएबल है। 3 क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसमें आए 4 और एक्स लिखा हुआ है, तो 4 क्या है आपका, चर यानी वेरिएबल, और 4 क्या है, एक्स क्या है, चर। ठीक है, एक्स चर वेरिएबल है, और 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, अचर है। अब यहाँ पे, अब आइए फिर कॉफिशिएंट की बात भी बताए हम कि अगर एक्स का कॉफिशिएंट पूछेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे x² y है, तो ये भी आपका क्या होगा, चर है। और यहाँ 5 क्या है, अचर है, यानी कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया। और x² y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। अब कॉफिशिएंट का थोड़ा सा और इलुबरेट कर देते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे अब देखिए, हम लिखे 3xy लिखे, बात ठीक है, 3xy लिखे। अगर हम सिर्फ पूछे ना कि y का कॉफिशिएंट क्या हो, तो आप पूरा का पूरा नाम ले दोगे, 3x हो। बात ठीक है। हम पूछे y का कॉफिशिएंट क्या हो, आप पूरा पूरा क्या कह दोगे, 3x। ठीक है। अगर हम पूछे एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे। और यहाँ पे इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं, वाई का कॉफिशिएंट क्या है, सिर्फ वाई का, तो 3x। यानी इसका मतलब है कि आप अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी बात समझ लीजिए, ऐसा क्यों हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 1 2 एग्जाम्पल और हो जाए तब मैं, अब हम ऐसे पूछ रहे हैं y² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, 2x²। मेरी बात ठीक से सुनिए,
हम बोले वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे 2x। अगर हम ये बोले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप 2 से। और ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का पूछे वाई स्क्वायर का पूछ ले, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2y स्क्वायर, इस तरीके से। यानी जो भी उसके मल्टीपल में है उस टर्म को छोड़कर बाकी सब कॉफिशिएंट हो। मेरी बात ठीक से सुनिए, अगर जो भी इसके मल्टीपल में है यानी 3xyz है, तो अगर हम z का कॉफिशिएंट बोल रहे हैं तो आप पूरा बोल सकते हो 3xy। नो डाउट, इतनी बात क्लियर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से रखें 3xyz है, मेरी बात समझिएगा, y का कॉफिशिएंट अगर हम पूछें तो आप सीधा सीधा बताओगे 3x और z होगा, ठीक है। yz का कॉफिशिएंट बोलेंगे 3x बोलेंगे आप, xyz का कॉफिशिएंट बोलेंगे 3 बोलेंगे। इतना सब बात क्लियर है कि नहीं? देखिए इतना छोटी सी बातें जो है आपकी स्टेट लेवल पे ही आप पूछा जाएगा, सेंट्रल लेवल पे बड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखिएगा, खासकर एसएससी वगैरह में तो बड़ा कम ही एक्सपेक्टेशन रखिएगा, ठीक। मगर ये सारी चीजें क्लियरिटी रखिए, ओके। क्या बात क्लियर हो गया? अब कोफिशिएंट का कुछ और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल ले लिया जाए, बात करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे तो यहाँ तक कहानी ठीक है कि सर अभी तक आप बताए कि एक्स स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो आप कह देंगे कि सीधा सीधा क्या बता दीजिए आप 3y बोल दीजिए। अगर हम y की कॉफिशिएंट की बात करेंगे, y की कॉफिशिएंट आप सीधा बता दीजिए 3x स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर y की कॉफिशिएंट की बात करें तो आप कहेंगे सीधा सीधा आप बोल दीजिए 3 होगा। यहाँ तक तो सब स्टोरी ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियरिटी हो गया होगा, ठीक है। अब इस तरीके का जब टर्म दिया रहता है ना, जैसे वहां पे क्या करेगा कि अचर गायब कर, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं मगर ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछते, स्टेट लेवल का क्वेश्चन में आता है, इस प्रकार लिख दिया गया ए बी एक्स वाई, ठीक है, ए बी एक्स वाई लिख दिया गया। अब आप कहेंगे सर ए और बी दोनों क्या है, ये सब तो वेरिएबल है, इसका भी कॉफिशिएंट ऐसे पूछ सकता है? हमारा जवाब होगा हाँ। अगर आपसे यहाँ मेरी बात ठीक से सुनिएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट और हम लोग चर अचर दोनों लिए थे, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों लिए थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, चर, यानी क्या है वेरिएबल है। और वेरिएबल में कॉफिशिएंट पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ओके। अब यहाँ देखिए हम बोले कि y का कॉफिशिएंट क्या है, आप y की कॉफिशिएंट की जब बात करेंगे तो सीधा सीधा बोलिए ए बी एक्स है। हम बोले एक्स वाई का कॉफिशिएंट तो आप कहेंगे ए बी है। हम बोले ठीक है एक्स वाई हो गया, बी एक्स वाई का कॉफिशिएंट तो आप कहेंगे सिर्फ ए है। और फिर बोल दिया गया कि ए बी एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो भाई 1 से मल्टीप्लाई तो होता ही है, तो 1। ये सब क्लियरिटी आप लोगों को मिला या नहीं मिला, पहले ये आप बताओ। कॉफिशिएंट की क्लियरिटी मिल गई, बात क्लियर हो गया पक्का? अब थोड़े से बात आते हैं, हम लोग टर्म की बात करते हैं। टर्म में 3 टर्म, फिर पॉलिनोमियल की बात करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब टर्म हिंदी वर्ड में इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, मोनोनोमियल मतलब होता है 1, ठीक है। मोनोनोमियल मतलब 1 होता है, थोड़ा सा शायद यनो नहीं लिखता है, या शायद यनो नहीं लिखता, डायरेक्ट इसी तरीके से लिखता है। तो मोनोनोमियल कहने का मतलब है 1 है। अगर x अकेला लिखा हुआ है तब पर भी उसको क्या कहेंगे, मोनो। 2x लिखा है तब पर भी क्या कहेंगे, मोनो। अगर 2xy लिखा है तब पर भी क्या बोलेंगे, मोनो, यानी एक ही टर्म बोलेंगे। 3xyz लिखा है तब पर भी क्या बोलेंगे, मोनो। अगर इस तरीके से 3xyz ABC है तब पर भी मोनो। कहने का मतलब ये है जब तक प्लस माइनस न लगा हो, प्लस माइनस के साथ अगला टर्म न लिखा हो,
चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो बोल, यानी सिंगल टर्म ही बोलेंगे। मोनो कहने का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म, एक टर्म, एक पद। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात ठीक से सुनिए, इतनी बात क्लियर हुआ कि मोनो कहने का मतलब है सिर्फ एक टर्म आ जाए हम उसको मोनो बोलेंगे, प्लस माइनस करके कुछ लिखा ना हो, ठीक है? प्लस माइनस करके आप जीरो लिख के डबल नहीं कह सकते, ऐसा नहीं रूल है, मगर आप क्या कहोगे कि इसको मोनो ही बोलोगे, वो अकेला हो चाहे किसी के। अगर ए स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हो तो तब पर भी ये क्या है? ठीक है, अकेला सिर्फ 3 लिखा हो सर, तब पर भी क्या है? एक्स के पावर 0 मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स पावर 0 मान लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मोनो। तो इस सारे कंडीशन में हम लोग मोनो बोलते हैं। अगर इस तरीके से क्यूब लिखा हो तो इस तरीके से क्यूब जेड, मोनो। प्लस माइनस करके दूसरा टर्म ना लिखा हो। अब इतना क्लियरिटी आप लोगों को उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। अब आइए हम लोग बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल कहने का मतलब है दो टर्म। बाइनोमियल टर्म मतलब बाई का मतलब ही होता है दो टर्म, दो टर्म जो लिखा है उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। अब ये कैसे हुआ? एक्स प्लस जेड है, ये क्या है? दो टर्म है। एक्स प्लस 3 है, दो टर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तब पर भी क्या लिखेंगे? दो टर्म लिखेंगे। मल्टी प्लस माइनस करके एक बस लेटर आगे बढ़ जाना चाहिए, एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे लिखा है, तब पर भी क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, यानी दो टर्म होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 100 लिख दिए, क्या है? दोनों। बात सब क्लियर हो रहा है? इस तरीके का अगर दो टर्म लिखा हो, अब ऐसे लिखा हो एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, तब पर भी ये क्या है? मेरी बात ठीक से सुनिए, फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो, तब पर भी क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो नहीं, सॉरी, बाई बाई। यहाँ पे टू टर्म है ना, टू टर्म, अगर मोनो गलती से बोल दिए हूँ तो। अब एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस करके, यानी देखिए मल्टीप्लाई में कुछ भी हो प्लस माइनस करके अगला टर्म लिख दिए, अब वो बाई में कन्वर्ट। क्लियर है सबको? बाइनोमियल क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आइए ट्राइनोमियल, क्या ट्राइनोमियल में आइए। ट्राइनोमियल कहने का मतलब तीन टर्म, ठीक है, थ्री टर्म। इसका मतलब क्या है? तीन टर्म, तीन पद, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर इस तरीके से x प्लस वाई प्लस 3 लिखा भी रहेगा, तब पर भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थ्री टर्म बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड लिखा है, तब पर भी क्या है? थ्री टर्म है। प्लस माइनस करके कुछ भी लिखा हो आगे टर्म, ए 3x माइनस वाई प्लस जेड लिखा है, तब पर भी क्या है? थ्री टर्म है। बात समझ रहे हैं? ठीक। और 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो, तब पर भी क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल ही बोलेंगे, तीन टर्म है। इतना बात क्लियर हो गया? ठीक। तो अब तक हम आपको क्या क्या बताएं? अभी दो तीन और अभी कॉन्सेप्ट बाकी हैं, बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब तक कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आया। ओके, कोएफिशिएंट भी बता दिए, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनोमियल बताए। पॉलिनोमियल कहने का मतलब एक्स वाई जेड चर अचर दोनों मिलाकर लिख देते हैं। अभी पॉलिनोमियल पे पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं है। फिर इसके बाद कोएफिशिएंट बताया आपको। कोएफिशिएंट के बाद हम बताए मोनो, कोएफिशिएंट का एग्जांपल ढेर सारा दिया आपको। फिर यहाँ पे मोनोनोमियल बताए, सिंगल टर्म के बारे में। फिर क्या बोले? बाइनोमियल बताए। फिर क्या बताए आपको? ट्राइनोमियल बताए। अब आइए दो टर्म और समझिए। एक होता है आपका लाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। रुकिएगा, लाइक टर्म को सजातीय पद बोलते हैं, सजातीय पद, ठीक है।
और अनलाइक टर्म को क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म को विजातीय, विजातीय। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं हिंदी में पद, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म। अब देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। देखिए लाइक टर्म होने के लिए उनके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनके पावर भी सेम होने चाहिए। पावर कहने का मतलब आता है, ठीक है। पहले से पावर एक्सप्लेन कर दें, इसके बाद कर देते हैं, मगर समझ लीजिए। ये देखिए 3x लिखा है, y लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 5xy लिखा है, ये क्या है लाइक टर्म है। दोनों क्या है लाइक टर्म। कॉफिशिएंट चेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 5 है, ये क्या है आपका लाइक टर्म। इस तरीके से आगे देखिए 3x² y है और यहाँ पे 4y(x²) है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि x आगे है कि पीछे है, मगर यहाँ देखिए दोनों का पावर, यहाँ पे x का पावर 2 और y का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता ही है, तो 1 1 है, तो यानी ये भी क्या है लाइक टर्म है। इस तरीके से लिखा हो 3x² y² z⁻³ और यहाँ पे मान लीजिए z⁻, यहाँ पे q लिख दिया और x² और y², ये भी क्या है लाइक टर्म। लाइक टर्म को, अब अनलाइक टर्म बता रहे, लाइक टर्म को आपस में हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा, क्या बोले हम, जो भी लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म, उनको क्या कर सकते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐड यानी प्लस और सब्सट्रैक्ट कहने का मतलब माइनस, एक दूसरे से हो सकता है। और प्लस माइनस होने के लिए लाइक टर्म होना जरूरी है, और लाइक टर्म होने के लिए दोनों चीज जरूरी है कि वेरिएबल भी आपस में सेम हो और उनके पावर भी आपस में सेम हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे लाइक टर्म बोलेंगे। इतना बात आप सबको क्लियर हुआ या नहीं, पहले आप लोग ये बताओ, फिर उसके आगे की बात हम करें आपसे, ठीक। अब आइए अनलाइक टर्म के बारे में। अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म का भी हिंदी लिखे थे, क्या लिखे थे विजातीय, विजातीय पद। अब देखिए अनलाइक टर्म में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर वही कहानी बस कि वेरिएबल, जैसे ये देखिए लिख दिए हम 2xy और यहाँ पे क्या लिख दिए 2yz लिख दिए, तो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म। यहाँ पे वेरिएबल आपस में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इन लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग अनलाइक टर्म। इसको भी बोलेंगे अनलाइक टर्म। अगर सपोज करिए x² है और यहाँ पे देखिए 2x, ये दोनों अभी लाइक टर्म है, अगर यहाँ स्क्वायर कर दिए पावर डिफरेंट हो गया, अब क्या हो गया अनलाइक टर्म हो गया, ठीक। अब देखिए 3x² y है और यहाँ पे क्या है 3x² y है, मगर यहाँ पे z भी लिख दिए, अब भी ये क्या है अनलाइक टर्म, ठीक है। तो अनलाइक टर्म में यानी उनके वेरिएबल सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में नोट बना के लिख लीजिएगा कि अनलाइक टर्म को, जो भी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है उसको प्लस माइनस हम लोग नहीं कर सकते, नॉट अलाउ, ठीक। आपस में हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, नॉट अलाउ, एकदम सीधा सीधा अनलाइक टर्म को, ठीक। और दूसरा मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में किसी से कोई हो सकता है, ये नोट में लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड लाइक टर्म के साथ भी हो सकता है और अनलाइक टर्म के साथ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग लिख लेते हैं कि इस तरीके से हो जाता है, लिख दिए, ये दोनों के साथ हो जाता है मल्टीप्लाई, लाइक टर्म के साथ भी और अनलाइक टर्म के साथ भी। अनलाइक, थोड़ा सा पेन अब सीधा करके अच्छे से लिखें यार, राइटिंग खराब थोड़ा हो ना। इतना बात क्लियर हो गया, लाइक टर्म अनलाइक टर्म आप समझ गए। अब थोड़ा सा बात, एक और कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल पे हम तुरंत आते हैं, वो क्या है आपका
वो है आपका पावर एंड डिग्री। पावर और किसकी बात करेंगे हम लोग? डिग्री की बात। पावर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इतना बात समझिएगा। अब हमेशा एक ही स्टेटमेंट टीचर बोल जाते हैं, हालांकि वो अधूरा स्टेटमेंट है, कि मैक्सिमम जो भी वेरिएबल का पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री होगा। ठीक है, अगर उसमें एक सेंटेंस कुछ अधूरा है वो अभी हम समझाते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग 2 के पावर यहाँ पे क्यूब लिखे हैं, ओके, और ऐसे लिख दिए, 2x लिख दिए, +5 लिख दिए, तो अगर हम लोग इसकी पावर की मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो 3 रहेगा, और यही डिग्री भी है। एकदम बिल्कुल सही, हमारा ये डिग्री भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इस बात से एग्री कर रहे हैं। मगर इस तरीके का जो ऐसे समझ लीजिए कि मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, जब 2 वेरिएबल हो जाए, सपोज करिए x² y² है और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सपोज करिए कि स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से टर्म हम लोग, इतना बात क्लियर है सबको? ओके, ध्यान से देखिए, अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कहेंगे तो यहाँ पे तो 3, तो क्या इसका डिग्री 3 है? नहीं, इसका डिग्री 3 नहीं, इसका डिग्री 4 होगा। जो वेरिएबल के पावर होते हैं आपस में ऐड होते हैं। डिग्री में अगर वेरिएबल के जो वेरिएबल हैं वो मल्टीप्लाई के टर्म में है, नोट बना के लिखिए, डिग्री में क्या होता है, जो वेरिएबल हैं वो मल्टीप्लाई में है तो उन लोगों का पावर का सम होता है। इफ वेरिएबल मल्टीप्लाई term, then variable power sum, variable power sum, वेरिएबल का पावर क्या होता है? सम होता है। सम कहने का मतलब ऐड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जवाब क्या होगा कि जो इनका डिग्री होगा वो डिग्री क्या होगा? 4 होगा। अरे भाई, पावर घातांक को कहते हैं ना, हिंदी में लिखे, ओके, आपका जो होगी, क्या पावर घातांक को कहते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगा। एक आध दो और प्रैक्टिस करा दे, फिर बात करते हैं। देखिए 2x³ और y² है, और यहाँ पे x⁴ है, +3 है। अब इसकी डिग्री बताइए कितना होगा? तो आप तुरंत बताओगे कि डिग्री क्या होगा इसका? 5 होगा। 3 और 2 आपस में ऐड होंगे। फिर देखिए, हम एक क्वेश्चन और सब लोगों से, मेरा जवाब जो समझ गया सब लोग देगा, ठीक है? अब देखिए x² yz है, प्लस यहाँ पे 4xy है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा डिग्री? मान लीजिए यहाँ पे पावर 4 कर देते हैं। अब इसका डिग्री बताइए, डिग्री बताइए, इस इक्वेशन का डिग्री आपको बताना है, बताइए कितना होगा? तो डिग्री इसका होगा, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यानी 3 3 6, तो डिग्री इसका होगा आपका 6। डिग्री कितना होगा? तो मैक्सिमम पावर डिग्री होता है कब होता है? जब वेरिएबल के पावर आपस में सम होते हैं। ठीक, अगर इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x⁵ और यहाँ x² और y² दिया है, +y दिया है, तो यहाँ पे आपका डिग्री 5 ही होगा। कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, आएगा ना 4, तो ये 5 ही होगा। जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री है, मगर कब? अगर इन लोगों का सम करने पे जो आएगा वही वेरिएबल का। इसीलिए हम आपको पीछे सेंटेंस में लिखवा दिए कि वेरिएबल का क्या होगा, मल्टीपल टर्म में है तो क्या होगा? सम होगा, और सम होगा जो आएगा मैक्सिमम वही होगा। इसीलिए बोले कि पावर का मतलब डिग्री कब होता है, समझ में आ गया कि पावर मैक्सिमम पावर सिर्फ डिग्री है, अधूरा स्टेटमेंट। अच्छा, इतना सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गया? और किसी को कुछ कॉन्सेप्ट में पूछना हो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ
प्रैक्टिस करते हैं। आइए, अब इतना छोटे छोटे बात आप लोगों से बड़ा कम उम्मीद है कि एसएससी वाला पूछेगा। हाँ, आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की में पूछ ले, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के में पूछ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है निम्नलिखित में से अब देखिए कौन सा पद है, बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब वहां देखिए, कभी भी ना हम लोग जब बहुपद यानी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को हम लोग ये नहीं दिखाते। क्या नहीं दिखाते, बात समझिएगा। पॉलिनोमियल को हम लोग इंटीजर पावर में नहीं दिखाते। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स के पावर, सॉरी इंटीजर पावर में दिखाते हैं। एक्स के पावर जैसे 1/2 है, यहाँ पे ए नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसमें डिनोट नहीं करते, वन के पावर अगर एक्स के पावर 1/3 लिखा हो इस तरीके से डिनोट हम लोग नहीं करते। तो डी हमारा क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब अंडर रूट में देखिए, सारे अंडर रूट में है। ये देखिए 5/2 है, आप लोगों को दिख रहा है, 5/2 है, 3/2 है, एक्स है, ये अपान में एक्स है, अपान में एक्स को भी नहीं काउंट करते। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इसमें ए क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इंटीजर पावर में है, ए के पावर 1 है। ये देखिए ए वाला जो टर्म है वो लिखा हुआ √7, ए बाहर है और +5 है, तो यानी ए का पावर 1 है, इंटीजर में है, तो यही हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब यही होगा। इतना बात आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक, अब आइए यहाँ पे कौन सा अचर पद है। हाँ, ये बताइए यार, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें से कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, सिर्फ 7 है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। 7 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। अभी कांस्टेंट वेरिएबल की बात करें ही आपसे। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या है कि कौन सा अचर पद है। तो इसमें देखिए कौन सा कांस्टेंट टर्म है, देखिए ध्यान से, 4x⁵ है, 7x² है, 4 है, 5x है, 4 ही है, कांस्टेंट टर्म है वो। ठीक है, तो 4 क्या है हम लोग का कांस्टेंट टर्म, 4 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर इसके बाद देखिए और कौन सा है, हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपदों के गुणांकों का गुणनफल ज्ञात करिए। आप देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अभी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे। अब आपके पास क्वेश्चन ये है 3x², इन लोग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके बताना है। तो आपके पास देखिए फंक्शन क्या है, 3x², 5x+4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी कोफिशिएंट हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 5 × 4। ठीक है, तो हालांकि ऐसा इसमें एक वर्ड डाल देता कि x के कोफिशिएंट का हमें बताना है या x² का, तो हम लोग सिर्फ इसी का लेते, मगर कोफिशिएंट का लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 5 × 4 यानी 60, 15 × 60। ठीक है, तो 60 आपका सही जवाब आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि द्विघात, त्रिघात और ये सब टर्म बताने हैं। तो पहले द्विघात ये सब का हम एक्सप्लेनेशन कर दें। ठीक है, फैक्टराइजेशन ये सब का एक्सप्लेनेशन कर दें। तो पहले आइए अब हम लोग द्विघात और ये सब पावर का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, लीनियर क्या होता है। बस इसी से ज़्यादा आपको पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा जाता है तो क्वाड्रेटिक जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करके फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, नहीं तो आपको कहेंगे, आप लोग कहोगे कि सर ये आप कर क्या रहे हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया। अब देखिए पॉलिनोमियल होने के लिए इस तरह, देखिए पॉलिनोमियल लिखने का जो आइडियल कंडीशन है वो ऐसा होता है कि जो भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं जिस भी कोफिशिएंट के साथ लिखें, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पावर ले लिए और यहाँ पे धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, नंबर लेते हैं, ABCD ले ले। ठीक है, या A1 ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। A2 है, फिर x⁻n−1, फिर प्लस A3 है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xn-2, और डॉट 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 ऐसा जाता है कि लास्ट में a के पावर n बचता है और x के पावर क्या होता है, 0। x के पावर क्या हो जाता है, 0। अब इतना ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बचता है, इसी को पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं।
अब आपके सिलेबस में कितना स्टडी करना है वो देखिए। आप जो फंक्शन लोगे वो क्या होगा, एक लीनियर होगा 2x+5। इसको ए इस तरीके से अगर लिखा रहता है पावर 1 है तो इसको सीधा सीधा हम लोग लीनियर बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से इसका अगर वो फॉर्म देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आपको बुक में मिलेगा ax+b के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हो 5x² + 4x + 5। अब यहाँ देखिए, अब क्वाड्रेटिक की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ए टर्म 0 हो सकता है मगर x का पावर 0 नहीं होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक उसको तो नहीं बोलेंगे। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। लंबा एक्सप्लेनेशन देंगे, मगर ये याद रखिए कि पावर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक। पावर यहाँ पे 2 होना चाहिए और ए आपको आइडियल कंडीशन में ऐसे दिखेगा उधर बुक में ax² + bx + c के फॉर्म में ऐसे दिखेगा, ठीक। और हम लोग जब पावर 3 की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, x³ लिख देते हैं या 4x²। अब इसमें एक कंडीशन जान लीजिए थोड़ा सा कि देखिए, जब भी हम लोग लीनियर बोलेंगे तो ए 0 हो सकता है, एक्स को 0 मत बोलिएगा। क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यहाँ पे ए 0, सारे दोनों टर्म 0 हो सकते हैं, ए 0 नहीं होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक का कंडीशन नहीं होगा। आगे समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायोटिक बोलेंगे तो ट्रायोटिक बोलने के लिए तीनों कंडीशन, ये तीनों 0 हो सकते हैं मगर ए 0 कभी नहीं होगा, ये तो फिर ट्रायोटिक नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसको जब देखेंगे आप बुक में तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा x³ bx² + cx + d, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इतनी बातें आज आप लोगों को हम सिखाए, थ्योरी वाला सारा लगभग पोर्शन आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देने का प्रयास किए हम। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कल इसी के बेस पे हम देखिए वही क्वेश्चन आप लोगों को ऑनलाइन कराते हैं और आप लोगों को भी ऑफलाइन प्रयास करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हो कॉन्सेप्ट बताने के बाद, तो हम वही क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो लगभग प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो एडवांस मैथ का सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग ढेर सारे नंबर में कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या और अप्लाई किया जाए। आप लोग वीडियो देखोगे तब तो बताओगे, देखते हो कि नहीं पता नहीं, मगर देखिएगा। वैसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है।